पृथ्वी जिस पे हम रहते हैं, जो हमारे सौर मंडल का इकलौता नीला ग्रह है, वह आज से 4.5 से 5 बिलियन साल पहले स्पेस में महज एक डस्ट का क्लाउड हुआ करता था, जिसमें जमीन, पानी, हवा इन सब का कोई नामो निशान नहीं था। लेकिन फिर डस्ट और गैस के बादल से लेके एक सॉलिड स्फीयर में यह आखिर तब्दील कैसे हुआ? क्यों काफ़ी सारे वैज्ञानिक यह कहते हैं कि डस्ट के क्लाउड के बाद जो हमारा प्रोटो अर्थ, या फिर सिंपल भाषा में कहूँ तो रॉ अर्थ बना था, वो हमारी आज की पृथ्वी से 4 गुना छोटा और लाल दहकते लावा से बना हुआ था। जब पृथ्वी इतनी छोटी थी तो फिर इसमें इतना सारा मास आखिर आया कहाँ से? और अगर उस वक्त पृथ्वी पर सिर्फ दहकता हुआ लावा ही था तो फिर कैसे एक डस्ट का क्लाउड इतना गर्म हुआ, और कैसे फिर बाद में वह ठंडा हुआ, जिसकी बदौलत पृथ्वी पर पहला जीव बना पाया। आज हम यही सब जानने वाले हैं कि आखिर पृथ्वी का जन्म कैसे हुआ, और आज जो आप देख पाते हो नीला हरा ग्रह कैसे तब्दील हो पाया। इस वीडियो में एक तरह से अर्थ की बायोग्राफी पर नज़र डालने वाले हैं, जो काफ़ी यूनिक होने वाली है, क्योंकि शायद ये इकलौती ऐसी बायोग्राफी होगी जो किसी के पैदा होने के पहले की स्टोरी बयां करती है कि कैसे हमारा सोलर सिस्टम एक डस्ट के क्लाउड से हमारे सन के अराउंड रिवॉल्व होते होते एक डिस्क में फॉर्म हुआ और फिर बाद में सॉलिडिफाइड हुआ। और ये एक्सप्लेनेशन काफ़ी लॉजिकल है। तो चलिए शुरू करते हैं अर्थ की ये बायोग्राफी। जहाँ आज हमारा सोलर सिस्टम जिस जगह पे है, वहाँ बस एक बड़ा डस्ट और गैस का क्लाउड हुआ करता था, और आज हम ऐसे ही डस्ट और गैसेस के क्लाउड को टेक्निकली नेबुला कहते हैं। स्पेस में मौजूद ये नेबुला हम थे, और इसी के थ्रू हम यूनिवर्स में कदम रखने वाले थे। ऐसे नेबुलास कई बिलियन ईयर्स में ब्लास्ट हो रहे स्टार्स और ब्लैक होल से निकले हुए मैटर से बने होते हैं। तो जैसे जैसे हमारे इस नेबुला में अमाउंट ऑफ मैटर बढ़ता गया, वैसे वैसे इस नेबुला की ग्रेविटी भी बढ़ती चली गई और अपना नेबुला स्फेरिकल शेप में आने लगा, यानी एक गोल शेप में। और क्योंकि हमारे पास आज एक इक्वेशन है ग्रेविटी का, जो है G=gm/m/r², इसमें हम क्लियरली देख सकते हैं कि ग्रेविटी और मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। उस वक्त स्टार के ब्लास्ट और ब्लैक होल से निकले हुए मैटर से अपने नेबुला में मैटर बढ़ता जा रहा था, यानी कि मास बढ़ रहा था। पर तभी हमारे नेबुला के नज़दीक मौजूद एक बहुत बड़ा स्टार फटकर सुपरनोवा में तब्दील हो गया, और क्योंकि ब्लास्ट से निकला हुआ शॉकवेव इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने अपने नेबुला के सेंटर ऑफ ग्रेविटी को ही कोलैप्स कर दिया और पूरे सिस्टम को एंगुलर मोमेंटम दे दिया, मतलब रोटेशन वाला मोशन। मतलब अब तक जो क्लाउड ऑलमोस्ट सर्कल जैसे शेप का था, वो एकदम से फ्लैट डिस्क जैसा बन गया, जिसमें कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही नहीं थी। सो अब जब कोई सेंटर ऑफ ग्रेविटी ही नहीं थी सारे मैटर को पकड़ कर रखने के लिए, तो नेबुला का सारा मैटर डिस्ट्रीब्यूट हो गया पूरे डिस्क में। जहाँ जहाँ मैटर काफ़ी डेंस था, वहाँ वहाँ और भी ज़्यादा मैटर गैदर होने लगा, क्योंकि किसी भी ऑब्जेक्ट की डेंसिटी बढ़ना, यानी उसके मास बढ़ने से उस रीजन की ग्रेविटी भी बढ़ जाती है। और इसी ग्रेविटी के वजह से और मैटर जगह जगह पे गैदर होने की वजह से अपने नेबुलर डिस्क का सरकमफ्रेंस सिकुड़ने लगा था। और छोटे सरकमफ्रेंस का मतलब होता है इंक्रीज इन एंगुलर मोमेंटम, मतलब जो रोटेशनल मोशन हमें मिला था वो और भी तेज हो गया। जैसे ही डस्ट क्लाउड से बनी ये डिस्क घूमने लगी, बिल्कुल किसी साइक्लोन की तरह, उसके सेंटर में वर्टेक्स बनने लगा, जो हर चीज़ को सेंटर की ओर खींच रहा था। इसे देखते ही देखते ज़्यादातर मैटर सेंटर की ओर गैदर होने लगा। सेंटर में भीड़ इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि वहाँ का प्रेशर इंक्रीज़ हो गया। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, गेलॉक्स लॉ कहता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, यानी जब सेंटर में प्रेशर बढ़ा तब वहाँ का तापमान भी बढ़ गया। जब इतना हाई टेम्परेचर और प्रेशर गैसेस और मैटर पर पड़ेगा तो उन्हें आपस में रिएक्ट करने से पूरी कायनात भी नहीं रोक सकती। इसलिए जब हाइड्रोजन गैस और मॉलिक्यूल एक दूसरे के संपर्क में आए, तब उनके बीच में न्यूक्लियर फ्यूजन हुआ और हीलियम मॉलिक्यूल बनने लगे। और ये वही रिएक्शन है जो आज हमारे सन में हमें देखने मिलता है। यानी बेसिकली इतनी देर से ये इंटेंस प्रेशर, टेम्परेचर और न्यूक्लियर फ्यूजन एक गर्म चिड़चिड़ा बेबी सन को पैदा कर रहा था, और इसके पैदा होते ही बेबी सन का नाम रखा गया प्रोटो स्टार। और चिड़चिड़े प्रोटो स्टार का ख्याल रखने के लिए जो नैनी अपॉइंट की गई थी, उसका नाम था प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क। डस्ट पार्टिकल्स, गैसेस और सॉलिड ऑब्जेक्ट की एक ऐसी डिस्क जो उसके अराउंड घूम रही थी, बिल्कुल उसी तरह जैसे सैटर्न प्लैनेट के अराउंड सॉलिड ऑब्जेक्ट, एस्ट्रॉयड घूमते रहते हैं। अब इस प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क में सिर्फ मेटल्स और सिलिकेट्स ही एक ऐसे सब्सटेंस थे
जो बेबी सन के मूड स्विंग्स को झेल सकते थे, क्योंकि उनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है और इसलिए वो बेबी सन के पास रहने लगे। और इवेंचुअली ग्रेविटी की वजह से उन्होंने अपने पास मौजूद मैटर को अट्रैक्ट किया और टेरेस्ट्रियल प्लैनेट लाइक मरकरी, वीनस, अर्थ और मार्स बने। जो मॉलिक्यूल दिल से काफ़ी सेंसिटिव थे वो प्लैनेटरी डिस्क में बेबी सन से दूर रहने लगे, पर इन नाजुक मॉलिक्यूल की तादाद मेटल्स और सिलिकेट से ज़्यादा थी, इसलिए वो बेबी सन से दूर गैस जाइंट जैसे कि जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून बन गए। अब जब प्रोटोप्लैनेटरी डिस्क की जायदाद की बंटवारा ऑलमोस्ट हो चुका था, बचे कुछ मॉलिक्यूल जिन्होंने अब तक डिसाइड नहीं किया था कि वो किसके साथ जाना चाहते हैं, वो आज भी एस्ट्रॉयड के फॉर्म में भटकते रहते हैं, अपने एस्ट्रॉयड बेल्ट, कुपर बेल्ट या फिर उट क्लाउड में। वैसे हमने अब तक ये तो देखा मेजरली मेटल्स और सिलिकेट्स ने टेरेस्ट्रियल प्लैनेट बनाए, लेकिन क्या ये एकदम से हो गया? प्रोटोस्टार बनने से पहले छोटे छोटे रॉक्स बने जो एक दूसरे से हर वक्त टकराते रहते थे। इन्हीं लगातार टकराव ने आगे चलकर 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट को जन्म दिया। पहले 5 टेरेस्ट्रियल प्लैनेट हुआ करते थे मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स और थिया। थिया मार्स से 4 गुना ज़्यादा बड़ा हुआ करता था, जो गलती से हमारे नवजात चांद जितने छोटा अर्थ से टकराया। टकराव इतना ज़बरदस्त था कि थिया के कुछ पार्ट और अर्थ वैसे तो फ्यूज होकर एक ही बड़ा सा प्लैनेट बन गए, पर उस कॉलिजन के वक्त एक छोटा टुकड़ा बाहर उड़ गया। और जानते हो वो छोटा टुकड़ा आज के दौर में क्या है? अगर आप चांद सोच रहे हो तो आप सही हो, आज वो हमारा चांद है। और इस कॉलिजन को आज सब जाइंट इम्पैक्ट हाइपोथेसिस या बिग स्प्लैश के नाम से जानते हैं। बिग स्प्लैश के बाद हमारा अर्थ अब 7.7 बिलियन लोगों के रहने जितना बड़ा हो गया था, पर बड़े साइज के साथ आती है बड़ी इंटेंस ग्रेविटी। हुआ यूं कि इस बड़े प्लैनेट की बढ़ी हुई ग्रेविटी ने आसपास के एस्ट्रॉयड को अर्थ की तरफ अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। एस्ट्रॉयड जैसे बारिश की तरह पूरी पृथ्वी पर बरस रहे थे। उस वक्त पृथ्वी के पास कोई एटमॉस्फेयर भी नहीं था जो इन एस्ट्रॉयड से उसे बचाता, और इस कई हजारों सालों तक चलने वाले एस्ट्रॉयड की बारिश ने पूरे पृथ्वी को जैसे एक मोल्टेन प्लैनेट बना दिया था, फ्रॉम टॉप लेयर टू बॉटम। और क्योंकि टकराव से हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है और वो एनर्जी अर्थ को गर्म कर देती। और अब जरा सोचो कितने एस्ट्रॉयड पृथ्वी पर गिरे होंगे जिसने अर्थ को सॉलिड से लिक्विड मोल्टेन लावा के स्टेट में बदल दिया था। और फिर जो हुआ था वो था छाटने वाला पार्ट। मतलब अब जब पूरी पृथ्वी काइंड ऑफ लिक्विड स्टेट की हो चुकी थी, तो उसकी वजह से जो हैवीएस्ट एलिमेंट थे वो सिंक हो गए और हल्के लेस डेंस मॉलिक्यूल ऊपर की तरफ आने लगे। और इसलिए आज हमारे अर्थ का पूरा मैटर अलग अलग लेयर्स के फॉर्म में दिखता है। मतलब इनर कोर, आउटर कोर, इनर मेंटल, आउटर मेंटल एंड क्रस्ट। इस पूरे प्रोसेस के दौरान उठ रहे गैसेस जो बेसिकली सबसे कम डेंस थे, वो क्रस्ट से ऊपर उठे और उन्होंने बनाया हम जैसे जीवों को पनपने के लिए रिक्वायर्ड इन्वायरमेंटल कंडीशन। यानी कि उन गैसेस ने मिलकर बनाया अर्थ के अराउंड एटमॉस्फेयर का एक शील्ड। पर ऐसी जलती हुई पृथ्वी और उसके टॉक्सिक फ्यूम से बना एटमॉस्फेयर अभी भी लाइफ को पालने लायक नहीं था, इसलिए उसे कुछ और देर तक लाइफ की डिलीवरी को डिले करना पड़ा। कुछ अच्छे खासे सालों बाद जब स्पेस में एस्ट्रॉयड कम हुए और एस्ट्रॉयड की बारिश पूरी तरह से रुक गया और अर्थ का टेम्परेचर भी धीरे धीरे कम होने लगा, तब लाइफ को पैदा होने का मौका मिला। पर यह हुआ कैसे? तो एटमॉस्फेयर में मौजूद सल्फेट्स, हाइड्रोकार्बन और अन्य गैसेस के रिएक्शन ने पानी तो बना रखा था, पर वो इंटेंस हीट की वजह से अब तक वेपर्स के फॉर्म में एटमॉस्फेयर में ही फ्लोट हो रहा था। जब अपनी पृथ्वी अच्छे से पूरी तरह से ठंडी हुई, तब जाके उन वेपर्स को कंडेंस होने का मौका मिला और फिर फाइनली बारिश की शुरुआत हुई, जिसने सबसे पहले बैक्टीरिया को जन्म दिया। और अब यह हुआ कैसे, ये एक अलग कहानी है। अगर वो भी आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अब ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस की मदद से सल्फर कंपाउंड्स और हाइड्रोकार्बन्स को डाइजेस्ट करके हवा में ऑक्सीजन को रिलीज करने लगे। धीरे धीरे एटमॉस्फेयर में टॉक्सिक गैसेस कम हुए और ऑक्सीजन का कंटेंट बढ़ने लगा। बढ़े हुए ऑक्सीजन कंटेंट ने इवेंचर यानी कि O3 की लेयर को बनाया। ये वैसे तो हमारी पृथ्वी के लिए एक अच्छी खबर थी, पर अब तक पल रहे फोटोसिंथेटिक ऑब्लिगेट एनारोब्स जो ऑक्सीजन भर रहे थे हमारे एटमॉस्फेयर में, उनके लिए अच्छी खबर नहीं थी। वो ज़्यादा ऑक्सीजन वाले एटमॉस्फेयर में ज़िंदा नहीं रह सकते थे, क्योंकि ऑक्सीजन उनके लिए एक तरह से पॉइजन था। और इसलिए ज़्यादातर ऑर्गेनिज्म जो अब तक पृथ्वी को रहने लायक बना रहे थे वो मर गए। पर इनमें से कुछ ऐसे भी थे जो इस बदलते हुए एटमॉस्फेयर के साथ इवॉल्व हुए, फ्रॉम प्रोटोकैरियोटिक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म्स
लाइक बैक्टीरिया से आज के प्रेजेंट यूकैरियोटिक मल्टी सेलुलर क्रिएचर्स लाइक प्लांट एंड एनिमल, और ऑलमोस्ट 5 बिलियन ईयर्स लगे पृथ्वी को लाइफ पालने लायक बनाने के लिए, और बस 5 दशकों में हमने उसे ना रहने लायक बना दिया। अब वैसे तो इस पूरी कहानी के दौरान हमने अपने पृथ्वी के अब तक के सफ़र को समझने की कोशिश की, पर सोचने वाली बात यह है कि अगर अर्थ के अंदर का मैटर डेंसिटीज़ की बेसिस पर लेयर्ड है, तो फिर सॉलिड मेंटल ऊपर और लिक्विड आउटर कोर के नीचे क्यों? क्योंकि हम सब तो जानते हैं कि सॉलिड ज़्यादा डेंस होता है लिक्विड से। अब ऐसा क्यों हुआ, ये हमें आप लोग बताइए कमेंट सेक्शन में। इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने मिला तो बने रहें द फोटोन फाइल्स के साथ।